के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए। सबसे पहले लिखित रूप में किसने दिया? भारत में सबसे पहले मांग किसने की? किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाद में इनका प्रथम प्रारूप किसमें देखने को मिला? 1928 में नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है। अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान के किस भाग में है? 3 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35। 12-13 भारतीय व्यक्तियों के लिए नहीं है, 14 से लेकर 32 तक भारतीयों के लिए है, और 33 से 35 तक आर्मी के लिए है। यही बताया था। देखो, आज हम बात करेंगे कि भारतीय लोगों को जो मौलिक अधिकार है 7 थे, उनमें से 1 हटा दिया था, और अब कितने रह गए? 6। तो उन 6 की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला लेते हैं समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। देखो, समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अरे आवाज नहीं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात कौन से अनुच्छेद से शुरू होती है? 14 से, और कहां पे जाके खत्म होता है? 18 पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई विधि के समक्ष समानता, जो कानून है उसके समक्ष सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। अब चाहे कोई मंत्री का बेटा हो या कोई आम व्यक्ति का बेटा हो, सभी के लिए कानून समान है। अगर वो अपराध करता है तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा, और एक गरीब वर्ग का अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो भी समान है। तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में है? 14 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि भैया भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15, जिसमें मूवी बनी थी, आपने देखा होगा, अंशुमान खुराना की। क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। अब वो चाहे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, या राज्य के आधार पे, या अन्य किसी विशेष बात को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव निरस्त किया गया है और समानता दी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 15 के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत इसके कुछ पार्ट है, जैसे 15(1), ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 15(1 क्या कहता है? कि भाई धर्म, जाति, लिंग, जन्म और स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, स्थान और नस्ल, इन सभी के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आई बात समझ में? तो इसमें ध्यान रखना, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आई बात समझ में? अब देखो, अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(2) ये कहता है कि भाई सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान कौन से? जैसे भाई हम परिवहन सेवाएं यूज करते हैं, जैसे बस में बैठते हैं, तो बस में आपके साथ कोई भेदभाव करता है क्या? करता है क्या? लेकिन एक जमाना रहा था जहां पे भेदभाव होता था, तो उस भेदभाव को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 15(2) जोड़ा गया, और कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति जाता है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो सार्वजनिक
स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल दूं कि भाई आज आप देखोगे तो किसी होटल में जाते हो, होटल किसी की भी हो, किसी भी जाति धर्म की हो, वो कहता है कि भैया तू इस धर्म का, इस जाति का है, नहीं खिलाएंगे, कहता है क्या? लेकिन एक जमाना था उस समय, तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये लेके आए। इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि भाई महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं, बच्चों और महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनका उल्लंघन नहीं होगा, उनका उल्लंघन नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार से निम्न जातियों पे हम कह सकते हैं कि भाई अत्याचार हुए, वैसे महिलाओं और बच्चों पे भी अत्याचार हुए हैं, और उनके संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं उनका कोई उल्लंघन नहीं करे। तो बच्चों और महिलाओं, बच्चों और महिलाओं के संरक्षण के कानून का उल्लंघन नहीं होगा। रह जाएगी याद, कीजिए अनुच्छेद, वो तो पता लगेगा बाद में, एक दो दिन बाद में पढ़ के पूछूंगा तब। लेकिन ये आपके व्यक्तिगत है, ये आपके व्यक्तिगत। देखो, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को दो चीजें जरूर पता होना चाहिए अगर वो शिक्षित है तो। एक तो उसके व्यक्तिगत अधिकार, और दूसरा उसके मूल कर्तव्य। देश में रहते हुए उस देश के प्रति उसके कर्तव्य क्या है, और उस देश में अगर वो रह रहा है तो उसके अधिकार क्या है। सबसे सब ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही चीज है उस व्यक्ति के लिए। पैसा वैसा कुछ नहीं, पैसे धरे ही रह जाते हैं कई बार जब हक नहीं मिलता है तो। आगे लेते हैं अनुच्छेद 15(3) हो गया। अब इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 ये भी समानता की बात करता है, और इसमें कहता है कि भाई लोक नियोजन में समानता व सरकारी नौकरियों में समानता होगी। इसमें लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में समानता। इसीलिए तो क्या लेके आए, आरक्षण। आप हर जाति के लोक नियोजन में आप देख लो, सरकारी नौकरी में देख लो, हर जाति के लोगों को क्यों लिया जाता है? ताकि वो अपने समाज या अपनी जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सके, पैसा कमाने के लिए नहीं। ये लोगों ने गलत पकड़ लिया इसको कि नौकरी लग गई है पैसा कमा लेंगे। वो नौकरी नौकरी नहीं होती, आप अपने समाज, अपने वर्ग का क्या कर रहे हो, प्रतिनिधित्व कर रहे हो संवैधानिक रूप से। इसीलिए किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो हर एक जाति वर्ग के लोग मिल जाएंगे आपको, और अगर एक जाति विशेष होती है तो वो दबदबा बनाने की कोशिश करती है। क्या करती है? दबदबा बनाने की कोशिश करती है। इसीलिए तो देखो, कई बार गवर्नमेंट कर्मचारियों के बारे में सुना होगा आपने कि फलानी जगह उनके साथ भेदभाव किए जाने की वजह से आत्महत्या कर ली। अभी थोड़े दिन पहले हुआ था ना बाकरोटा में, पुलिस कांस्टेबल ने की थी हत्या। लिखा था उसने सुसाइड नोट 7 पेज होगा। पता है मेरे को, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, ये बोला जाता था, वो बोला जाता था, या ऐसे कहा गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, तो इनसे आहत होकर मैंने आत्महत्या कर ली। क्यों लिखते हो? क्यों? क्योंकि आज भी वो चीजें अपने इंडिया में चल रही है। मुंह पे कोई नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि गवर्नमेंट वाली जगह पे भी ये चीजें चल रही है, तो आम पब्लिक के बीच में क्या चल रहा होगा। तो उस समानता को बनाए रखने के लिए क्या लेके आए? लोक नियोजन और सरकारी नौकरियों में समानता, कि सभी जाति वर्ग के लोग होंगे जो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। अब आरक्षण वाले भी ज्यादा पढ़ने लग गए, अब उनमें भी कंपटीशन चल रहा है ना। देखो, इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, 17 खतरा, 17
खतरा। इस खतरे में क्या है कि भाई अस्पृश्यता का अंत किया गया। या आप इसको बोल सकते हैं छुआछूत। समाप्त। जैसे हम कहते हैं ना, किसी को छू लिया, अरे भैया मेरे को अपवित्र कर दिया, तो वो चीज क्या कर दी, खत्म। अरे आदमी आदमी को छूने से अपवित्र होने लग गया है, आदमी आदमी को छूने से अपवित्र, छुआछूत को आपने बढ़ावा दे दिया, तो वो चीज क्या है, उसको समाप्त किया गया, क्योंकि ये गलत था समाज में। तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्पृश्यता का अंत करना। क्या करना, अस्पृश्यता का अंत करना। अनुच्छेद 18 लास्ट है इसका। अनुच्छेद 18 यह कहता है कि भाई जो अंग्रेजों के जमाने में, क्या अंग्रेजों के जमाने में जो उपाधियां दी गई थी, वो उपाधियां क्या कर दी गई, खत्म। केवल 2 उपाधियां खत्म नहीं हुई, एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की और एक आर्मी की तरफ से दी गई। बाकी राजा महाराजाओं को, जमींदारों को या किसी व्यक्तिगत नेता को जो उपाधियां दी गई है, वो सारी उपाधियां क्या कर दी, खत्म। किस अनुच्छेद के तहत, 18। तो ध्यान रखना, उपाधियों का अंत पूछे हुए क्वेश्चन है ये एसएससी और रेलवे में। शिक्षा व सेना को छोड़कर इन 2 की छोड़ दी, बाकी सारी उपाधियां खत्म। जैसे राजा महाराजाओं को उपाधियां मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा, या व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी, इन 2 क्षेत्र को छोड़कर, तो वो सारी उपाधियां क्या कर दी, खत्म कर दी। कौन से अनुच्छेद के तहत, 18। तो देखो ये सारी चीजें क्या शो कर रही है अपने को, समानता का प्रतीक नजर आता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया कि विधि के समक्ष सारे लोग समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं कि कोई ऊंची जाति का, कोई निम्न जाति का, ये फलाने धर्म का, ये इनके साथ भेदभाव, या एक पक्ष लेंगे एक दूसरा विपक्ष नहीं सुनेंगे, भैया सबकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि कानून एक है सभी लोगों के लिए। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव नहीं होगा। अब भेदभाव किन किन चीजों पे नहीं होगा, तो उसके लिए क्या लेके आए अनुच्छेद 15 है कि भाई जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अनुच्छेद 15(2) में लेके आए कि भाई सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप कहीं पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हो, आपको आज कोई कहता है क्या, लेकिन एक समय था कि आप जब ऐसे स्थानों पे बाग बगीचों में जाते थे तो आपको भगा दिया जाता था, या फिर आपको साथ भेदभाव किया जाता था। या परिवहन के समय, या कहीं भंडारे में जीवने जा रहे हो तो वहां पे, या किसी सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान में जा रहे हो वहां पे, तो ये पहले चीजें चलती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अगर फिर भी कोई व्यक्ति करता है तो उसके, वो किस चीज का, वो व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, अनुच्छेद 15(2) का, जो क्या कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, जिसमें क्या कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव नहीं होगा। जैसे आज पानी भरने जाते हैं गाँव में मटके पे, तो कुएं पे, तो कोई कहता है कि भैया पानी मत निकालें, आज कोई मना नहीं कर सकता, करता है क्या कोई, कोई नहीं करता। लेकिन एक समय था जब शायद ये चीजें होती थी, शायद उन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए ये लेके आए। इसके अलावा बच्चों और महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं, उनका कोई उल्लंघन नहीं करेगा, उल्लंघन करता है, जैसे बोलते हैं ना, महिला की लज्जा भंग करना, सरेआम बाजार उसके साथ ऐसा व्यवहार करना कि वो शर्म में पूरी इसकी लज्जा भंग हो जाए, तो वो भी एक गैर कानूनी है। अभी गवर्नमेंट नियम लेके आए ना निर्भया हत्याकांड के बाद में, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई पुरुष या लड़का महिला या किसी लड़की को 13 सेकंड कंटिन्यू देखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, मात्र 13 सेकंड। और गवर्नमेंट तो कई चीजें लेके आ रही है महिलाओं के लिए, जैसे स्क्वाड चलता है, महिला स्क्वाड, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो हैंड टू हैंड 2 मिनट में पहुंचती है महिलाएं डंडा लेकर, राजस्थान पुलिस वाली।
आई थी ना अपने इधर भी उस दिन, पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? ताकि उनके लिए जो कानून बने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं, उनको कोई उल्लंघन ना कर सके। आई बात समझ में? अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर, कि कोई भी व्यक्ति तैयारी कर सकता है, कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकता है, सरकारी नौकरी। आज कोई कहता है कि तू फॉर्म मत भरे रे, सारे भरते हैं, सब भरते हैं, अब जो पढ़ेगा वो लगेगा है। अब तुम फॉर्म भी नहीं भर रहे, पढ़ भी नहीं रहे, आ रहे हो, लिख रहे हो, जा रहे हो, नौकरी लगोगे? नहीं लगोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आओ, पढ़ो, लिखो और जाओ, और घर पे उसका रिवीजन किया करो, ताकि हम इसका फायदा उठा सके, इसका फायदा उठा सके। क्योंकि ये हमें क्या देता है? लोक नियोजन और सरकारी नौकरी में समानता का अवसर देता है। कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव आपका पढ़ने का तरीका आपके साथ करेगा। पढ़ोगे तो मिलेगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। किन दो को छोड़कर? शिक्षा व सेना की उपाधियों को छोड़कर सारी उपाधियां क्या कर दी गई? निरस्त। सारी उपाधियां क्या कर दी? निरस्त। व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से लगा सकता है, लेकिन किसी पे थोप नहीं सकता कि तुम ये उपाधि लगा के मेरे को बोलो। बोलता है क्या? अगर मेरी इच्छा है कि भाई मैं तो डीआर ही लगाऊंगा, चाहे मेरे पास डिग्री हो या न हो, मैं अपने आप को खुद मेरा नाम डॉक्टर फलाना फलाना बोलूंगा, तो आप बोल सकते हो अपने लिए। लेकिन आप दुनिया को कहलवाना चाहो कि साहब मेरे को ऐसे बोल, इस उपाधि के साथ में बोल, तो ये जबरदस्ती वाला काम किसके तहत खत्म हो गया? आप पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को नाम से बुला सकते हो, लेकिन वो आपसे आपकी उपाधि का उच्चारण नहीं करवा सकता, और ना ही वो खुद उसका यूज कर सकता है। क्यों? शिक्षा में है तो कर पाएगा, सेना में है तो कर पाएगा, लेकिन आम तरीके से अगर वो करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। किसके तहत खत्म की गई? तो ये सारे 14 से 18 तक कौन से अनुच्छेद है? समानता के अधिकार। कौन से हैं? रह जाएंगे याद? तो पहला मौलिक अधिकार उतारो, समानता का अधिकार। अब ये उपाधियों का अंत कौन सा है? ब्रिटिश काल की उपाधियां कौन सी है? जो अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी। ध्यान रखना, अगर नहीं ध्यान रहे तो नीचे लिख लेना एरो लगा के, ब्रिटिश काल में दी गई उपाधियों का अंत। आपका क्या नाम है? परसों रात को आया था।
आता मतलब कंप्यूटर पे। हमारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम, ध्यान रखना यही चीजें आपके वहां पे भी काम आएगी। ये जो मैंने लिखा है ना, इसकी एग्जिट ऐसे के ऐसे भी लिखोगे ना, ये क्वेश्चन पक्का है मौलिक अधिकारों का, पूरे 6 के 6। आराम से अगर इसको लिखना चाहो ना पूरे को, तो आराम से 10 पेज में लिख सकते हो अगर याद रह गया तो। और जो अपने जैसे आरएस, यूपीएससी या आरपीएससी की जो सिविल सर्विस होती है, तो उनमें लिखना ही पड़ता है, तो वहां पे यही चीजें काम देगी आपको अधिकतर, जैसे आप बीएमए वगैरह में लिखते हो। ये डीआर कहाँ से आ रहे हैं? हाँ डॉक्टर, मैं डेबिट डेबिट समझ रहा हूँ इसको, डॉक टेली के चक्कर में मैं डेबिट समझ गया उसको। बोल। आज किरण पूजा दोनों नहीं आई? हाँ वो इंटरनल एग्जाम चल रहा है। बढ़े आगे। अनु, दूसरा मौलिक अधिकार। अब ध्यान रखना, आपके साथ अगर कोई इनमें से कोई भी भेदभाव करता है ना, पहुंचा देना ससुराल। हाँ जैसी। हाँ कंपनियां अलग अलग है, काम एक ही करती है। वो वैसे आएगा सारा। ये तो क्या है, वो ये है कि भाई नई चीज आती है ना मार्केट में, लोग उसकी तरफ चला जाते हैं। ईआरपी पहला ही था, ये तो बाद में आया, ये तो बाद में आया है। बस ऑप्शन, जैसे कोई चीज मोबाइल चलाते हैं हम, तो मोबाइल में कोई ऑप्शन अपने को कहाँ मिलता है, तो बस वही है कि वो ऑप्शन हमें कोई दूसरी जगह मिल जाएगा। प्राइम क्या इजी पड़ती है। देखो नंबर 2 उतार लिया। देखो नंबर 2 पे लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। आपको स्वतंत्रता मिली हुई है क्या, पहले तो ये बताओ, कब मिली थी? है? है 1947 में? अरे भैया जिस दिन तुम पृथ्वी पे आए थे ना, उसी दिन से तुम्हारी तो स्वतंत्रता मिली हुई है। वो तो तुम्हें स्वतंत्रता अंग्रेजों से मिली थी, लेकिन इस हिंदुस्तान में स्वतंत्रता कब से मिली? जब तुम पृथ्वी पे आए हिंदुस्तान के में, तब से तुम्हें स्वतंत्रता मिली हुई है। और वो स्वतंत्रता तुम्हें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 22 तक मिली हुई है। अब कौन कौन से अनुच्छेद दो के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है? देखो, सबसे पहले तुम्हें स्वतंत्रता मिली 19 के तहत। आप कोई बात किसी को कह सकते हो, आप अपनी बात किसी को भी कह सकते हो, जिसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। क्या बोलते हैं? और प्रेस स्वतंत्रता, पहली तो ये मिली है इसमें। इसके अलावा
सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी है इसमें, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। देखो, आज आपको न्यूज मीडिया कुछ भी दिखाता है, अब कोई सा मीडिया हो लेकिन दिखाता तो है कुछ। अब कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज चला देता है, उस पर केस क्यों नहीं बन रहा? प्रेस की स्वतंत्रता है ना, क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन वो लोग उस प्रेस की स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहे हैं कि भाई जो हकीकत है वो तो दिखा नहीं रहे, लेकिन वो कुछ और उल्ट उसका अपोजिट दिखाते हैं किसी व्यक्तिगत विशेष को टारगेट करने के लिए। तो वो क्यों दिखा पा रहे हैं? वैसे तो गलत है, अपराध है, लेकिन दिखा क्यों पा रहे हैं? आर्टिकल 19 के तहत दिखा पा रहे हैं। वो ये डिबेट कराते हैं, डिबेट में कुछ भी करने दो, तो वो क्यों है? उनको अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? पत्रकार को, मीडिया को, समाचार पत्रों को। लेकिन ये अभी तक उनके बात नहीं समझ। तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद। और आप किसी भी प्रकार की सूचना गवर्नमेंट से प्राप्त कर सकते हो, इसकी आजादी भी 19 में है, जिसे हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, RTE एजुकेशन होता है। अब इसके अंतर्गत इसको कई भागों में बांटा। अनुच्छेद 19(1), जैसे आपके मन में कोई भी विचार आया, आप मेरे से बोल देते हो, या मेरे मन में कोई विचार आया, मैंने आपको बोल दिया, बोल दिया। वो बात अलग है कि उस विचार से आपको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हो उस विचार को या मेरी बातों को सुनकर, तो मैं अपराधी बन जाऊंगा, और मेरे को केवल आपको बताना है, तो वो मेरी आजादी है। आर्टिकल 19(1) में ये अभिव्यक्ति और विचार रखने की आजादी देता है। अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति व विचार रखने की आजादी। आज आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हो अपने विचार के तहत किसी भी बात को लेकर, तो वो आपकी आजादी है। और वो आजादी क्या 1947 में मिल गई थी तुम्हें? अरे भैया, जब तुम पृथ्वी पे आए तब से लागू है वो। ठीक है, आगे लेते हैं 19(2). इसमें भी आजादी मिली हुई है। इसमें क्या कहा गया है कि आप अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन बुला सकते हो, जैसे धार्मिक सम्मेलन वगैरह, वैवाहिक सम्मेलन वगैरह, या किसी जाति का महासम्मेलन, या किसी पार्टी का कोई महासम्मेलन, या कोई मीटिंग बुला सकते हो। लेकिन आप इन चीजों में अस्त्र शस्त्र लेके जाते हो तो आप अपराधी हो। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट सरकारें क्या करती है? इनको बढ़ावा देती है। जबकि ये क्या कह रहा है कि आप सम्मेलन बुलाओ, मीटिंग करवाओ, बैठक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसकी धज्जियां उड़ा रहा है? अनुच्छेद 19(2) की। जब इसमें कह दिया कि भाई अस्त्र शस्त्र रहित आप कुछ भी करो शस्त्रों के बिना, लेकिन आप जब सम्मेलन बुला रहे हो उसमें शस्त्र चलाओगे तो वो अपराधी है। तो अस्त्र शस्त्र रहित, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की आजादी कह दो, या तो क्या कह दो? आई बात समझ? इसके अलावा 19(3), इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान कर लेना। आप अपना समूह बना सकते हो, आप अपना संगठन बना सकते हो, अपनी संस्था बना सकते हो। क्या बना सकते हो? समूह, संस्था, संघ, संगठन आप बना सकते हो, आपको पूरी आजादी है।
लेकिन जब धारा 144 लागू होना तब 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा मत होना। क्यों? क्योंकि वो धारा 144 का फिर उल्लंघन है। संघ बनाओ, समूह बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे न हो, लेकिन देश हित में वो बनाया जा सकता है। देश के खिलाफ अगर कार्य करेगा वो संगठन या समूह है तो वो सही नहीं होगा, वो अपराधी घोषित होगा। आजादी मिली हुई है लेकिन वो देश हित तक, देश के खिलाफ अगर कोई एक संगठन बनाया जाता है तो वो गैर कानूनी होगा, देशद्रोही। तो संघ, समूह, संगठन बनाने की आजादी कौन से अनुच्छेद में है? 19(3) में सारी आजादी मिलेगी इसमें, सारी 19 में आजादी है, या यूं कह लो स्वतंत्रता के अधिकार में 22 तक आजादी है आपको। इसके बाद में 19(4) 19(4) ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो। तो रोक टोक लगाता है क्या तुम में? लेकिन एक रियासत कालीन समय था जब उसमें आप देखो कि एक व्यक्ति दूसरी रियासत में नहीं जा सकता था। जा सकता था क्या? नहीं जा सकता था। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घूम सकते हो, केवल पीओके क्षेत्र को छोड़ दे। वहां गलती से चले गए ना तो उठा के जेल में डाल देंगे वो। पाक अधिकृत कश्मीर वो पाकिस्तान के अंडर में है, लेकिन अपना जो देश है वहां तक हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। लेकिन सेंसिटिव जो गवर्नमेंट ने जोन बना रखे हैं उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते आप। उन क्षेत्रों के लिए गवर्नमेंट भी मना करती है, क्योंकि कल को अगर गए और मर गए तो सरकार को जवाब देना कि अब ये जब सेंसिटिव जोन था, खतरे का क्षेत्र था, तो आपने जनता को जाने क्यों दिया। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, जैसे बेरिन द्वीप, नाम सुना होगा आपने, बेरिन द्वीप, जहां पे भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति का आना जाना बंद कर रखा है, क्योंकि वहां पे आदिवासी जातियां हैं जो बाहरी व्यक्ति को देखते ही उनको मार डालती। तो व्यक्ति भारत में कहीं भी घूम सकता है। यह आजादी हमें मिलती है 19(4) में। 19(5) क्या कहता है? 19(5) ये कहता है कि भारत का जो नागरिक है वो कहीं पे भी रह सकता है भारत में, प्लाट खरीद कर बनाकर या किराए पे, कैसे भी मान लो। लेकिन हम कहे कि भैया कश्मीर, तो भैया कश्मीर में भी रह सकते हो। अब तो मोदी सरकार ने हटा दिया ना आर्टिकल, वो आर्टिकल की धारा 370 हटा दी ना, तो रह सकते हैं अब तो वहां पे भी। गलत, नहीं रह सकते। उन्होंने पूरा धारा 370 नहीं हटाया है। आपकी इंफॉर्मेशन में 35A जो अनुच्छेद है, 35A वो हटाया है केवल। और कितने बाहर से जाकर बस गए वहां पे? कोई नहीं बसा अभी तक, अभी तक कोई नहीं बसा। हटाया है लेकिन वो 35A हटाया है, और बाहरी लोग जाकर रह सकते हैं, लेकिन अभी तक 19 में हटाया था शायद, 2019 में हटाया था, लेकिन अभी तक वहां पे कोई भी बाहरी स्टेट का व्यक्ति कश्मीर में जाकर नहीं बसा, वहीं के बंदे वहीं रहते हैं। क्यों? जान सबको प्यारी है भैया। भाषणों में तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन जान सभी को प्यारी है। क्यों? क्योंकि वहां पे पता है आतंकवादी गतिविधियां चलती है, और उन आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत हम और हमारा परिवार कभी भी सिमट सकता है। जब हटाएगी ना धारा 300, वहां प्लाट रहे वहां पे किसी ने नहीं लिया। रीजन है क्योंकि वहां पे आतंकवादी गतिविधियां होती है ना, वहां पे सरकार खुद ही नहीं जाने देगी पहले, क्योंकि उनकी सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल उठते हैं फिर। जैसे अभी पहलगाम हुआ था ना थोड़े दिन पहले, जिसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां पे जाने की आजादी थी, लोग गए भी, लेकिन उस घटना के बाद में अब लोगों में डर बैठ गया। जाएंगे क्या वो? नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने तो कह रखा है घूम आओ, लोग गए भी, घूम के भी आए, लेकिन घटना हो गई तो घटना की वजह से लोगों में डर बैठ सकता है। लेकिन फिर भी 19(5) क्या कहता है? व्यक्ति कहीं पे भी रह सकता है हिंदुस्तान में,
केवल जहां पे गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है उन क्षेत्रों को छोड़कर। तो वहां तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भैया तुम यहाँ पे प्लॉट लेके खरीद के नहीं रह सकते साहब, तो नहीं रहना है वहां पे, आप कितना ही मर पचलो। आप जयपुर में आओ, जयपुर के किसी भी कोने में रह लो, कोई मना करता है क्या? तो वो आजादी हमें कहां से मिलती है? 1905 से। तो भारतीय नागरिक भारत में कहीं पे भी रह सकता है। भारतीय नागरिक भारत में कहीं भी निवास कर सकता है, निवास कर सकता है। रह जाएगी बात याद। देखो एक और देखो, अनुच्छेद 6, 1906। अब व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। अब ऐसा नहीं सर आपने कार्य बता दिया तो बॉम्ब फोड़ दे, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा? देश हित में, क्योंकि ये व्यक्तिगत विकास के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। आजीविका मतलब जैसे आप भाई सब्जी बेच सकते हो, किसी ऑफिस में काम कर सकते हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर अपना कार्य शुरू कर सकते हो, उसके लिए आजादी देता है ये। तो आजीविका के लिए आजादी, तो आजीविका कमाने का अधिकार देता है ये, कमाने का अधिकार। जैसे मैं हूं, अब मेरे को आप लोग कहो कि साहब आप मजदूरी कर लो, लेकिन मैं कहूंगी साहब मैं तो पटाखे कमाऊंगा और अपना जीवन चलाऊंगा, तो आप मेरे पे जबरदस्ती कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। मेरे घर वाले भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तब स्वतंत्रता का अधिकार है भैया, मेरे को किस हिसाब से पैसा कमाना है वो मेरे ऊपर है, पर इसके लिए मेरे को कोई दबाव नहीं बना सकता। कौन सा अनुच्छेद कहता है? रह जाएगी याद। तो आज के लिए ये उतारो, फिर कल पढ़ेंगे बाकी। नहीं नहीं नहीं, 50 हो जाएगी ना फिर। हम्म। साहिल, क्या कर रहा है तू? इसको जिंदगी